अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं बात करूंगा फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स के मुतालिक। आप तमाम लोगों को पता होगा, स्पेशली दोज हु आर फॉलोइंग पाकिस्तान एंड इंडिया डिफेंस रिलेटेड स्टफ, कि पाकिस्तान ने हालिया ही J-10Cs लिए थे और वो J-10Cs पाकिस्तान ने कॉम्बैट में इस्तेमाल भी किए। और उनका जो कॉम्बिनेशन था, द J-10Cs with the PL-15 connected with the AWACS and the satellites, it proved so lethal, so good। और पाकिस्तान अब J-10Cs और भी लेगा, क्योंकि दिस इज मेकिंग सेंस नाउ, क्योंकि J-10C इस वक्त प्रेजेंट इन्वेंट्री में पाकिस्तान का फ्रंट लाइन फाइटर है। पाकिस्तान का सेकंड फ्रंट लाइन फाइटर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। 2 भी अपग्रेडेड होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1 भी अपग्रेड होगा। तो तमाम के तमाम ये फ्रंट लाइन फाइटर्स है। F-16 इज नो लॉन्गर अ फ्रंट लाइन फाइटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट। लेकिन जितनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही है F-16 के साथ, तो पाकिस्तान इज बेटर ऑफ विदाउट F-16। अगर लोगों ने एमरैम्स ही उठा के फिरते रहना है, बताते रहना है कि भाई एमरैम्स फायर हुए हैं और इसी चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन रहनी है, तो व्हाई नॉट PL-15 J-10C JF-17 थंडर ब्लॉक 3। हमें और क्या चाहिए? हमें एक चीज और चाहिए, और वो है फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर आप माजी में भी देखेंगे, तो चाहे हम यूएस से वेपनरी लेते रहे हैं किसी भी तरीके से, हमने हमेशा इंडियन एयरफोर्स के जो क्वांटिटेटिव एज होता था उसको क्वालिटेटिव एज से काउंटर करने की कोशिश की, और इस तरीके में हम बहुत ज्यादा कामयाब भी रहे हैं। तो क्वालिटेटिवली हमारे नंबर्स हमेशा कम ही रहे हैं। लेकिन ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जब कंपीट करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान ने क्वालिटी स्टफ लिया है फ्रॉम द बेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ऑफ कोर्स 40s में, 50s में, 60s में आपके पास क्या था? आपके पास 2 मार्केट्स थी, एक अमेरिकन मार्केट थी, एक यूरोपियन मार्केट थी। हमने दोनों मार्केट्स को जो है वो नॉक किया उनके डोर्स पे। अब यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स में फ्रेंच मैन्युफैक्चरर से और इंग्लिश मैन्युफैक्चरर से, हम लोगों ने फ्रेंच मैन्युफैक्चरर से ले लिए वी टुक मिराज 3 एंड मिराज 5, और इंग्लिश मैन्युफैक्चरर से ले लिए कैनबरा। फिर हमारे पास आए यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स वाज द लीडिंग आर्म्स मैन्युफैक्चरर एंड द सेकंड वन वाज द रशिया। अब दुनिया या रशिया से ले रही थी या यूनाइटेड स्टेट्स से ले रही थी, हमने यूनाइटेड स्टेट्स से ले लिए क्योंकि हम उनके एलाय बन चुके थे। अब चूंकि हम उनके एलाय बन चुके थे, हमें काफी साजो सामान मिला। इसके ऊपर तो चूंकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं, तो आई विल नॉट ड्वेल मोर ऑन दैट। लेकिन मैं इतनी जरूर बात करूंगा कि पाकिस्तान ने, और खुसूसन पाकिस्तान एयरफोर्स से, हमेशा ये कोशिश की है कि हम नंबर्स की गेम से ज्यादा क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव बात करें। तो हम लोगों ने जब F-86 सेबर्स लिए, जब स्टार फाइटर्स लिए, जब हम लोगों ने F-16 लिए, तो ये तमाम के तमाम वो स्टेप्स थे कि जब हम क्वालिटेटिव एज इंडिया के ऊपर रख रहे थे। तो इंडिया वाज गोइंग विद द नंबर्स। ये नहीं है कि इंडिया जो है वो क्वालिटेटिव चीजें नहीं ले रहा था। सबसे पहले इंडिया भी रशियन से उस वक्त की क्वालिटेटिव एज मार्केट को ही टैप कर रहा था, वहां से ले रहा था, वहां से इक्विपमेंट को प्रोक्योर कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जो रशियन और अमेरिकन इन्वेंट्री में फर्क था वो तो साफ जाहिर था। तो पाकिस्तान ने जब F-16 लिए, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने F-16 लिए थे। अब हम आगे आते हैं। अभी हम लोगों ने JF-17 थंडर जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उसके बाद हम ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 तक आए। फिर जब हम लोगों ने J-10Cs लिए थे, तो आई वॉज थिंकिंग एज वेल कि यार J-10C हम लोगों ने क्यों लिया? अगर हम लोगों ने चाइना से प्रोक्योर करना ही था, तो हम J-10C की जगह हम लोग ले लेते J-16, J-11। हम ट्विन इंजन की तरफ जाते। हमारे पास सिंगल इंजन तो बहुत थे। हमारे पास F-16 थे जो एमरैम फायर कर सकते थे, हमारे पास JF-17 थंडर थे, ब्लॉक 3 था। खुसूसन जब ब्लॉक 3, जब आपने ब्लॉक 3 को कैपेबल कर दिया PL-15 फायर करने के लिए, जब आपने ब्लॉक 3 के अंदर वो तमाम एजा रेडार भी डाल दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो आप J-10C क्यों ले रहे हैं? लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारे एयरफोर्स के डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी जो एक हाइंडसाइट है, जो फोरसाइट है, कोर्स हम उसके साथ कंपीट तो नहीं कर सकते। तो देन आई केम टू नो, ये इस कॉम्बैट ने प्रूव किया कि J-10C हम लोगों ने क्यों लिए थे। PL-15 इसके अंदर भी इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन ये PL-15
वही PL-15 है जो चाइना अपनी एयरफोर्स के अंदर यूज करता है। इट्स नॉट एन एक्सपोर्ट वेरिएंट। मे बी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में जो PL-15 यूज हुए हो वो एक्सपोर्ट वेरिएंट हो। इसका बड़ा रेडार है, इसका बड़ा इंजन है जो उस रेडार को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है जो बड़ी लीथल है, जो बड़ी मॉडर्न है। यही कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन हमें टाइफून में मिलती है, हमें रफेल्स में मिलती है, हमें ग्रिपिन में मिलती है। ये तीनों टॉप ऑफ द लाइन जो एयरक्राफ्ट्स हैं यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स, वो कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। हमें भी कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन मिली है। अब कैनार्ड डेल्टा विंग में जो आपकी विंग जो है लोड है, जो तमाम का तमाम जो एम्यूनेशन आप लेके जा सकते हैं, जो आप फ्यूल टैंक्स लेके जा सकते हैं, वो लोड बढ़ जाता है। तो कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वंस जब पाकिस्तान ने J-10Cs चाइना से ले लिए थे, तो आई वाज स्टिल थिंकिंग कि यार पाकिस्तान ने अगर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट ले लिया, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अगर ले लिया, एक्वायर कर लिया, अपग्रेड कर लिया, PL-15 इंटीग्रेट कर दिया, पाकिस्तान के इकोसिस्टम में वो इंटीग्रेट हो गया, तो वाई J-10C? लेकिन देखिए J-10C ने कैसा अपने आप को प्रूव किया। तो मेरे ख्याल से हम ट्विन इंजन में जो J-16 है उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो Su-27 के वेरिएंट्स हैं जो चाइना ने खुद बनाए हुए, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। ये चीज तो कंफर्म होगी। वी आर नॉट गोइंग फॉर देम एनीमोर, वी आर नॉट गोइंग फॉर देम। अब हम डायरेक्ट ट्विन इंजन में जाएंगे, तो ट्विन इंजन में हम जाएंगे J-31 में, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर है। तो वी विल बी गोइंग टू अ स्टेल्थ फाइटर स्ट्रेट अवे, और ये सब कॉन्टिनेंट में पहला स्टेल्थ फाइटर होगा, क्योंकि इंडिया ने स्टेल्थ फाइटर के ऊपर प्लान तो किया हुआ है, लेकिन इंडिया हैज गॉट नो स्टेल्थ फाइटर इन द पाइपलाइन। F-35 को अगर वो एक्वायर करता है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका कभी भी रेडिली अवेलेबल F-35 कभी भी नहीं देगा। पाकिस्तान को तो डिलीवरीज 2025 के एंड या 2026 के स्टार्ट में स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि चाइना की जो डिफेंस प्रोडक्शन है, चाइना ने और कंट्रीज को तो एक्सपोर्ट नहीं करता, या अपनी प्लाफ को देना या उसे पाकिस्तान को देना, तो देयर इज नो अदर कंट्री। तो पाकिस्तान को प्रायोरिटी बेस पे चाहिए, पाकिस्तान को प्रायोरिटी बेस पे ये फाइटर्स मिल जाएंगे। तो दिस वाज रिगार्डिंग अपग्रेड। पाकिस्तान जो है वो ट्विन इंजन में पहले भी ऑपरेट कर चुके हैं एयरक्राफ्ट। ये मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो A-5 था और जो F-6 था, बोथ ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स वर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स। तो पाकिस्तान ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को पहले ऑपरेट कर चुका है। ये जो J-35 होगा, ये जो है J-31, ये पाकिस्तान के लिए फर्स्ट ट्विन एयरक्राफ्ट नहीं होगा, ट्विन इंजन। और जैसे ही पाकिस्तान को ये मिल जाएगी, पाकिस्तान ने एयर सुपीरियरिटी तो इंडिया के ऊपर पहले से हासिल कर लिया, नो डिनाइंग द फैक्ट। ये तो अब इंडियन जो मिलिट्री एक्सपर्ट है वो भी इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। एयर सुपीरियरिटी हमारे पास है, उसकी हमें टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोगों ने फर्दर पावर प्रोजेक्शन के लिए, फर्दर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए CM-400 AKG, ये हम लोगों ने जो मिसाइल रखा हुआ है, हाइपरसोनिक मिसाइल, दैट इज अनदर लीथल मशीन फ्रॉम विच वी टुक आउट योर S-400। तो S-400 की हमने 5 के 5, 6 के 6 कंपोनेंट्स नहीं तबाह कर दिए थे। हम लोगों ने कभी ये कहा भी नहीं था कि S-400 के 6 कंपोनेंट हमने तबाह कर दिए। हमने ये कहा था JF-17 थंडर जो है ये स्ट्राइक में इस्तेमाल हुए, और हम लोगों ने S-400 को जो है वी हैव टेकन इट आउट। बाय टेकिंग आउट द रेडार, यू टेक आउट द S-400। तो S-400 को हमने CM-400 से वी टुक इट आउट, और ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ हम लोगों ने किया था। ये एक और लीप है, एक और माइलस्टोन है। सो आई वांटेड टू टेल द व्यूअर्स अबाउट दिस अपकमिंग एयरक्राफ्ट, जो कि J-31 है। अब J-31 के मुतालिक चाइनीज जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं, उनके आप एनालिसिस देखेंगे इससे पहले कि पाकिस्तान इंडिया की स्कर्मिश शुरू होने से पहले, तो वो एनालिसिस आपको ये मिलेंगे कि इट्स जस्ट अ कॉपी, और ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है, इसमें कोई स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन यही वेस्टर्न कंट्रीज, यही वेस्टर्न मैगजीन्स, ये तो J-10 के मुतालिक भी यही कहते थे, ये तो PL-15 के मुतालिक भी यही कहते थे, चाइनीज एवैक्स के मुतालिक भी यही कहते थे। ये कहते थे कि ये जो चाइनीज एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि कॉपीज हैं, इसको भी वो किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड का नहीं मानते थे। लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रूव किया कि चाइनीज वेपनरी ना सिर्फ स्टैंडर्ड की है, बल्कि वेस्ट को किसी भी थिएटर में बीट कर सकती है। पाकिस्तान ने ये प्रूव किया।
तो अब इनके एनालिसिस जो है, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग J-20 एज अ वेरी सीरियस स्टेल्थ फाइटर। इन्होंने J-31 को बहुत सीरियस फाइटर लेना शुरू किया, और दिस इज गोइंग टू बी अ प्रूविंग ग्राउंड। पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू बी द प्रूविंग ग्राउंड ऑफ सो मेनी अदर वेपन्स एज वेल। मैं तो कहता हूं कि वॉर ना हो, मैं तो कहता हूं कि बैटल ना हो, लेकिन व्हाट इज इनविंसिबल, व्हाट इज राइटिंग ऑन द वॉल। अगर हम राइटिंग ऑन द वॉल को भी ना पढ़ सके तो फिर इसको जो है आप प्रूडेंस नहीं कहेंगे। द राइटिंग ऑन द वॉल इज कि इंडिया हैज टू टेक सम एसेट। उसने कुछ ना कुछ स्कोर बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ भी लगाना है, ताकि वो अपनी आवाम को बता सके कि यार मेरा एयरफोर्स में नुकसान क्या हुआ है। वो नहीं बता रहा, लेकिन वो कब तक इस क्वेश्चन से भागेगा, उसको बताना है। यही वजह है कि वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि उसको भी कोई चीज मिले। वो कॉन्फ्लिक्ट को उस वक्त तक कंक्लूड नहीं करेगा जब तक उसको कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई ट्रॉफी नहीं मिल जाती, और ट्रॉफी इज गोइंग टू बी सम एसेट। तो पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में दोबारा आएगा। वो हो सकता है अब नेवी की तरफ से आए, वो बड़े एसेट की तरफ आए, नेवल शिप की तरफ आए। उसका ये कोशिश हो कि पाकिस्तान नेवल फ्लीट में से किसी एक शिप को अगर हम ले लें तो वो 5 रफेल पूरे कर देगा, 5 एयरक्राफ्ट पूरे कर देगा। मेरा एनालिसिस ये है, क्योंकि एयर में वो दोबारा शायद ना आए, ग्राउंड में दोनों तरफ फायरिंग करके वो अपना आप पूरा कर लेते हैं। सी में वो ये कोशिश करेगा कि वो यहां पे ना आए। ये जो नीदरलैंड गया जयशंकर, ये नीदरलैंड क्या करने गया? पाकिस्तान को सी एसेट्स देता है ना नीदरलैंड ने पाकिस्तान को काफी जो है एसेट्स बेचे हैं, नए एसेट्स बना के भी दे रहा है। ये उनको कहना चाहता है कि पाकिस्तान को नेवल असिस्टेंस ना दी जाए। आई थिंक कि ये नेवी की तरफ आएगा अपनी ट्रॉफी लेने के लिए। नेवी इस दफा फोर फ्रंट पे होगी। मेरा एनालिसिस यह नेवी फोर फ्रंट पे होगी। मेरा एनालिसिस यह पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फौरन चाहिए। ट्विन इंजन जो है ऑपरेट बेहतरीन करता है ओशन के ऊपर। आपको ट्विन इंजन रिडंडेंट सिस्टम्स चाहिए होते हैं, आपको स्टेल्थ चाहिए, आपने वेपन्स को डिलीवर करना है, आपने उनकी जो शिप्स हैं उनको थ्रेटन करना है, आपने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को थ्रेटन करना है, आपने एंटी सबमरीन हंटिंग करनी है, आपने बहुत सारी एक्टिविटी अभी करनी है, आपने अभी बहुत सारी एक्टिविटी करनी है। तो द स्कोर इज अनसेटल्ड राइट नाउ। अभी सेटल नहीं हुआ स्कोर, अभी गेम ओवर नहीं हुई, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवर नहीं हुई। वो क्यों चाह रहे हैं, वो क्यों अभी पाकिस्तान में इंटरनल इंस्टेबिलिटी करना की कोशिश कर रहे हैं? वो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि दे वांट टू रीइग्नाइट द फ्लेम्स ऑफ वॉर। वो चाहते हैं कि दोबारा रीइग्नाइट हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अब नेवल जो कॉम्बैट है उसमें पाकिस्तान अपनी सुप्रीमेसी हासिल करे। जो नेवल जो कॉन्टेस्ट होगा इंडिया और पाकिस्तान का, ये कॉन्टेस्ट ज्यादा हार्ड होगा। ये ज्यादा हार्ड इसलिए होगा कि नेवल एसेट्स इनके बहुत ज्यादा हैं और बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान के नेवल एसेट्स इतने ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान को बहुत प्रूडेंस के साथ एक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जिस तरह एयरफोर्स में उनके एसेट्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा एसेट्स थे, वो कितने एसेट्स लेके आए थे? तो आप अगर ये गौर करें कि 80-40 का अगर मुकाबला हम लोगों ने एयरफोर्स में किया तो वी कैन डू द सेम ओवर हियर इन नेवी। पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो वॉर ट्रॉफी के तलाश में निकल रहे हैं ना, तो एक ट्रॉफी ये भी पकड़ लें, और सबसे बड़ी ट्रॉफी ये पकड़ें कि इनके किसी डिस्ट्रॉयर को या फ्रिगेट को ये निशाना बनाए अगर ये नेवल जो है इंट्रूजन करते हैं पाकिस्तानी वाटर्स में। पाकिस्तान नेवी इज श्योर अप टू द टास्क। पाकिस्तान नेवी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, हमें पूरा भरोसा है पाकिस्तान नेवी के ऊपर। लेकिन मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान नेवी इज गोइंग टू बी इन द फोर फ्रंट नाउ। पाकिस्तान एयरफोर्स को जो नेवी के लिए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है उसको इंक्रीज करना चाहिए। फ्यूचर के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि हमारी नेवी को एक एयर आर्म चाहिए, हमारी नेवी को एक एयर आर्म चाहिए। पाकिस्तान नेवी को एयर आर्म दीजिए। जो कराची पे एयरक्राफ्ट्स हैं वो डेडिकेट कीजिए पाकिस्तान नेवी के लिए, और पाकिस्तान नेवी की अपनी एयर आर्म हो, पाकिस्तान नेवी के अपने पायलट्स हो, पाकिस्तान नेवी अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। ये जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स हैं ये पाकिस्तान नेवी को भी डेडिकेट, जैसे J-10Cs और JF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 हम लोगों ने नेवी के लिए डेडिकेट किए हैं। जो हमारे एयरक्राफ्ट्स आते हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स आते हैं, फौरन कराची के लिए आप इसको डेडिकेट करें, क्योंकि कराची इज योर पोर्ट, गवादर इज योर पोर्ट।
आपने किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को अगर तबाह करना है तो आप उसका पोर्ट को अगर होल्ड कर लेंगे, किसी तरीके से शिप्स को आने नहीं देंगे, तो आप तो उसकी इकोनॉमी बिठा देंगे। सारी ट्रेड तो आपकी पोर्ट से होती है, सारी की सारी ट्रेड रेल रोड से कितनी होती है? रेल रोड से भी वही होती है, जो पोर्ट पे चीजें आती हैं वही आपके रेल रोड से आती हैं। एयरक्राफ्ट से क्या गुड्स आते हैं? नथिंग। पाकिस्तान नेवी ने इस दफा फोर फ्रंट पे होना है, पाकिस्तान नेवी ने आगे होना है, पाकिस्तान नेवी ने इट हैज टू बियर द ब्रंट। और मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ज्यादा फाइटर्स जो है वो डेडिकेट करे पाकिस्तान नेवी के लिए। अब फ्लीट प्रोटेक्शन बल्कि फ्लीट ऑफेंसिव लॉन्च करें। अगर देखते हैं कि वहां से जो कैरियर्स है, कैरियर बैटल ग्रुप मूव हो रहे हैं, आई थिंक वी शुड गो फॉर द ऑफेंसिव। हम लोगों ने ट्रैक करके तो उन्हें बता दिया कि आपका ये एयरक्राफ्ट एयर ऐसे फ्लाई कर रहा था, दिस टाइम टेक देम डाउन, टेक देम डाउन। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होता। दे टुक डाउन आवर एटलांटिस। उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट को क्रीक पे जो है शॉट डाउन किया था, यू रिमेंबर? टेक देयर एसेट डाउन। आपको कोई भी ऑफेंसिव पोजीशन लगती है, आप काउंटर ऑफेंसिव करें। पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन चीज यह है कि अब पाकिस्तान अपनी जितनी भी मैनूवरिंग करे वो कभी भी डिफेंसिव ना लगे। जब तक हम डिफेंसिव पोस्चर में रहेंगे, इंडिया इसी तरीके से वो कोशिश करता रहेगा। हमें काउंटर ऑफेंसिव करना, हमें प्रीएम्पशन की तरफ जाना है, हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरफ जाना है। एक कमेंट था कि क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए हम इतने करेजियस हैं? होना पड़ेगा। है नहीं है, डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम सिर्फ इस वजह से प्रीएम्पशन को ना छोड़ दें कि यार वो बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, होगा। जब तक आप प्रीएम्प्टिव काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मैसेजिंग क्लियर नहीं होगी। आप अपने डिप्लोमेटिक काम अभी स्टार्ट किए हुए ना, इसको जारी रखें। डिप्लोमेटिकली दुनिया को बताते रहें कि इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए। आप अभी बताते रहें कि पानी का मसला अभी पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। गर्मियां इस वक्त बिल्कुल उरूज में है, पानी की एक एक बूंद को तरस रहे होते हैं सिंध वाले। आप पूछे ना, आप जाके डेजर्ट्स में देखें जहां एक एक जो है वो घड़े के लिए खवातीन कितने कितने मील पैदल चलती हैं। उनका तो पूरे दिन का काम ये होता है कि पानी भर के लेके आना और देना। ये दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि आगे हम लोग वाटर स्टार्व कंट्री है और ये इंडिया हमारे से क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर प्रीएम्पशन होती है, अगर हम लोग प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं, तो फिर हमें कसूरवार ना ठहराया जाए और पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव काम करे। नहीं जाएगा वो एस्केलेशन लेडर की तरफ, इंडिया कभी न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएगा। आप में कन्वेंशनल इतना एक देखिए, मसला ये नहीं है कि वी आर एडवोकेटिंग वॉर, हम वॉर एडवोकेट नहीं करते। आपका अगर पानी बंद हो जाए, टेररिज्म का आप शिकार हो जाएं, तो आपके लिए क्या चॉइस छोड़ी गई है? आपके लिए अगर डिस्टेबिलिटी की जाए, इंटरनल डिस्टेबिलिटी की जाए, तो आपके लिए पीछे चॉइस क्या रह गई है? ये तो आपके सर्वाइवल का मसला है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू हैव टू टेक एन एक्शन राइट नाउ। डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को बताएं, शोर मचाएं, दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, आप उनको पिक्चर्स दिखाएं, आप उनको इनवाइट करें, जहाज में खुद लेके आए, बलूचिस्तान लेके जाएं, दिखाएं क्या टेररिज्म हो रहा है। सिंध में लेके जाएं, दिखाएं कि पानी की एक एक बूंद को किस तरीके से हम लोग तरस रहे हैं। दुनिया को बताएं कि अग्रेसर कौन है, उसके बाद स्ट्राइक करें। उसके बाद अगर नहीं, इंडिया जो है वो पानी के ऊपर टस से मस नहीं होता, यू गो फॉर अ स्ट्राइक ऑन द डैम्स। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक करें जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पाकिस्तान को प्यासा रखा है। आप पानी की प्यास, आप सोचें, पानी ना होने को थोड़ी देर इमेजिन करें, फिर आपको पता चलेगा व्हाई वन इज गेटिंग इमोशनल। उस टेररिज्म को देखें जो टेररिज्म हम लोग बलूचिस्तान में सह रहे हैं। ये जो खुजदार में अभी बस के ऊपर अटैक हुआ, बच्चियों को देखा आपने? आपने उन बच्चियों को देखा? हाउ कैन वन नॉट बी इनसेंसिटिव टू दीज थिंग्स? हाउ कैन वन नॉट बी इमोशनल ऑन दीज थिंग्स? Those who have daughters, those who have kids, how can one not be emotional? How can one be disconnected? Can anyone be disconnected? I'm right now sitting in my room with all the lights off, the fans are off.
You can see the sweat over here. You know what is the value of one glass of water for me right now? Just because water is readily available over here, I can just extend my arm. I can take a glass of water. So water is not a problem for me. It doesn't make any sense. What I want all of you guys to do is to sit without food and water, because this is what India is trying to do, without food and water, and see how much you can tolerate. ये काम तो दुश्मन दुश्मन के साथ नहीं करता, पानी बंद कर देना. So that's why we're getting emotional. आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि मैं इनका पानी रोक दूंगा. आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड बलूचिस्तान की पाकिस्तान को धमकी देते रहे कि हम फिर वहां पे इंटरफेयर करेंगे. कहते रहे, दुनिया को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं. हाउ कैन वन नॉट बी इमोशनल? जस्ट टेल मी दिस थिंग. Unless and until one doesn't have a heart. Those who have heart, those who have feelings, they can't help themselves not being emotional. अपनी तैयारी जारी रखें, अपने आप को इतना ताकतवर बनाएं कि कोई एग्रेशन के मुतालिक सोचे भी ना, इतने मुत्तहिद हो जाएं कोई एग्रेशन के मुतालिक सोचे भी ना. इस तरीके का जवाब एक दफा दें कि कोई अगली दफा एग्रेशन का सोचे भी ना. ऐसा जवाब दे कि टेररिज्म के मुतालिक अगला कोई सोचे भी ना, पानी बंद करने के मुतालिक कोई सोचे भी ना. अगर सोच भी आए तो कपकपी तारी हो जाए उस बंदे के ऊपर, उस रियासत के ऊपर, कि जवाब में ये हमारा हाल क्या करेंगे. टेररिज्म आर रेड लाइन, वाटर आर रेड लाइन. डोंट क्रॉस इट. और अगर इन दो मामलात के ऊपर यही प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप जवाब वो दीजिए. फिर ये बातें छोड़ दीजिए कि यार हम लोगों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है जिन मिलिट्री टारगेट से हमारे ऊपर अटैक किया. भाई मिलिट्री टारगेट है तो अगर आपके अर्बन भी मिलिट्री टारगेट है तो आप उसको हिट करें. आप हमारे कैपिटल के बिल्कुल करीब चकलाला का जो है वो एयरबेस था. दे हेट इट. आप हिट करें, आप वहां पे हिट करें कि इनको पता चले कि यार यहां पे हिट हो गया, ये तो इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा. वहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हिट करें, सिविलियंस को नहीं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को. ये मैं उस सूरत पे बात करूं अगर एग्रेशन अब दोबारा पाकिस्तान के ऊपर आता है. हम लोगों ने मिसाइल्स पहले फायर नहीं किए थे, हम लोगों ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया था और ना करेंगे. हम जो भी करेंगे रिटेलिएशन में करेंगे, लेकिन रिटेलिएशन फिर ऐसी करें कि मैसेजिंग क्लियर जाए. किस कोने के ऊपर, किस मेन मरकज, तिजारती मरकज की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हिट किया, पता चले ना. ये प्रॉक्सीज के जरिए काम करना, ये प्रॉक्सीज के जरिए इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, इनोसेंट लोगों का खून बहाना, दिस शुड बी ओवर. देयर नीड्स टू बी अ क्लियर मैसेज गिवन इन दिस रिगार्ड. हम क्यों इमोशनल ना हो, हम क्यों इमोशनल ना हो. देयर इज ब्लड ओवर देयर इन बलूचिस्तान ऑफ किड्स, स्मॉल गर्ल्स, क्लास 6, 7, 10th. कम ऑन. बच्चियां, फूल से खूबसूरत बच्चियां. जल्द अज जल्द अपनी तमाम इक्विपमेंट को रेडी कीजिए, इररिस्पेक्टिव के इंडिया स्ट्राइक करता है नहीं करता. आपकी वॉर प्रिपरेशन 120% होनी चाहिए और प्रिपरेशन डिफेंस के लिए नहीं होनी चाहिए. फिर डिफेंस के लिए नहीं होनी चाहिए. अगर आप ऑफेंसिव लॉन्च होता है तो काउंटर ऑफेंसिव में इट हैज टू बी, पाकिस्तान को अपनी डॉक्ट्राइन में थोड़ा सा फर्क भी लेके आना पड़ेगा. ये डिफेंसिव खत्म. अब वो पुरानी जो है ना डॉक्ट्राइंस वो नहीं रही हैं कि हमारे पास आर्मी खाली इतनी है कि हम इतना पुश कर सकते हैं. अब आपके पास जो आउटरीच है, अब आपके पास जो लिथैलिटी है वेपन्स की,
जो वेपन्स के तमाम पेलोड्स हैं। देखिए, आई नेवर एवर एडवोकेट वॉर। कोई फूल जैसा बच्चा वहां पे भी अगर अपनी जान से जाता है तो उतना ही दुख है। कोई फूल जैसा बच्चा यहां पे भी जाता है तो उतना ही दुख है। तो पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, मुसलमान नहीं करता पहल। सलामती का दीन है इस्लाम, अमन का दीन है, अमन और सलामती। मुसलमान कहां लड़ता? लेकिन फिर जब मुसलमान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, फिर वो जिस तरह लड़ता मुसलमान की तरह फिर कोई नहीं लड़ता। तो मत कीजिए ना, मत कीजिए, दुख होता है। मतलब कोई भी इनोसेंट लाइफ जाती है, दुख होता है। ये पानी की ब्लैकमेलिंग खत्म कीजिए, मेज पे आइए, प्रॉक्सीज को ऑपरेट करना बंद कीजिए एंड लेट्स वर्क टुगेदर। मैं एक बहुत अच्छा कमेंट आज मुझे एक बहुत अच्छा एक कमेंट आया और मैं उसको बड़ा पॉजिटिव कमेंट कहता हूं, बहुत अच्छा कमेंट। वो एक इंडिया से आया था कमेंट और मैं चाहूंगा कि मैं उसकी पिक्चर जरूर लूं और उसमें विदाउट एनी सार्केस्टिक रिमार्क, क्योंकि हम लोग होता है नॉर्मली जो कमेंट्स आते हैं इंडिया से उसमें सार्केस्टिक रिमार्क्स होते हैं, उसमें तंज होता है। तो उस रिमार्क में उसने कहा कि इंडिया जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की में पीछे रह रहा है। इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिया ने मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में और दुनिया में एक नाम कमाया, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी तालीम पर तवज्जो दे, पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इंडिया के नक्शे कदम पे चले और आगे की तरफ रवा दवा हो। अगर तो इंडिया तरक्की कर रहा है और आप ये समझते हैं कि इंडिया ने पूरी दुनिया में एक नाम कमा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वी आर हैप्पी, हम आपकी तरक्की पे खुश होंगे। हमारे दिल बड़े हैं, हमारे दिल, पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। आप ये देखें, वो आपके एक शायर हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, मुझे अभी ये कंट्रोवर्सी के दौरान पता चला कि ये कौन साहब हैं, क्योंकि आई डिडंट नो हिम। नीचे लिखा हुआ आ जाएगा वो शायर कौन से है, जिन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान जाने की बजाय जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा। मैं पाकिस्तान जाने की बजाय जहन्नुम। इतनी नफरत, इतनी नफरत। और मैंने इनकी पिक्चर्स देखी, इन्हें पाकिस्तान में बुलाया गया था, किसी तकरीब में बुलाया गया था और बड़ा मेहमान खुसूसी बनाया गया था। अहमद फराज की फैमिली ने शायद बुलाया था किसी तकरीब में और बड़ी इज्जत इन्हें बख्शी थी। और अब पाकिस्तान में भी काफी गमो गुस्सा पाया जाता है कि यार व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन वी आर कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, इन तमाम को एक साइड पे रखें। ये बातें आपकी दुरुस्त है, आप तरक्की कर रहे होंगे, आप तरक्की कर रहे हैं, तो हमें तो इस चीज की खुशी है कि आप तरक्की कर रहे हैं। मैं तो अपनी वीडियोस में ये कहता रहा कि इफ इंडिया इज प्रॉस्परिंग, पाकिस्तान विल बी द लास्ट कंट्री टू बी जेलस अबाउट इट। क्योंकि बड़े मुल्क वो होते हैं, सुपर पावर्स वो होती हैं जो खुद अपने आप को सोलो डेवलपमेंट में नहीं लेके जाती, वो 7 कंट्रीज को लेके चलती हैं, अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखिए, अगर आपकी डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन इंडिया हो रही है, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपकी डेवलपमेंट हो रही है और फ्रॉम विद इन इंडिया हो रही है, तो फिर इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहते। क्योंकि अगर आप एक ऐसे रीजन में हैं जिस रीजन में डेवलपमेंट आपके मुताबिक उस पेस से नहीं हो रही, अगर आपके मुताबिक उस पेस से तरक्की नहीं हो रही और रीजन के बाकी जो कंट्रीज हैं वो पीछे रह रहे हैं, तो आपकी डेवलपमेंट किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ये एक बबल डेवलपमेंट है दैट कैन बर्स्ट एनी टाइम। रीजन्स ग्रो करते हैं, सिर्फ कंट्रीज ग्रो नहीं करती हैं। यूरोप ने अगर तरक्की की है तो एक रीजन ने तरक्की की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड से बाहर निकले और फ्रांस में जो है वो तरक्की कोई नहीं है, फ्रांस से बाहर निकले तो साथ जर्मनी में तरक्की कोई नहीं है। रीजन्स तरक्की करते हैं। अगर सिर्फ एक कंट्री प्रॉस्पर कर रहा है और अकेला कर रहा है, आपने कहा ना कि आपका कंट्री प्रॉस्पर कर रहा है, हर मैदान में कर रहा है, मैं कहता हूं ठीक है, मैं हर चीज को साइड में कर देता हूं, मैं कहता हूं आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर ये प्रॉस्पेरिटी है भी तो इट्स अ बबल प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंडिया कर रहा है। अब दूसरी तरफ जरा एग्जांपल ले चाइना। चाइना की प्रॉस्पेरिटी सिर्फ चाइना नहीं कर रहा,
चाइना अपने साथ मुल्कों को साथ लेके चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर प्रॉस्पेरिटी लॉन्ग लास्टिंग होनी है तो रीजन्स ने उठना है। आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो यू नीड मार्केट एज वेल। इंडिया से मैं कहूंगा 25 करोड़ आवाम की एक मार्केट है, आपने दुश्मन बनाए हुए हैं। बांग्लादेश आपकी मार्केट है, दुश्मन बनाए। चाइना आपकी मार्केट बन सकती थी, दुश्मन बनाए हुए हैं। तो बबल प्रॉस्पेरिटीज नहीं होती हैं। मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूं, हर बात आपकी एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप कहते हैं जी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो मैं कहता हूं जी नहीं कर रहा। आप कहते हैं इंडिया अच्छा परफॉर्म करता हूं, मैं कहता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं दोनों बातें आपकी मान लेता हूं। तो आपके ख्याल से ये सस्टेनेबल प्रोग्रेस होगी इंडिया की? आप खुद सोचिए, वो एक बबल में रह के प्रॉस्परस कंट्री बनेगा? तो दिस इज अ बबल इकोनॉमी। और अगर इसको, मैं तो चाहता हूं ये सस्टेनेबल हो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करे, इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करे, हम मिसाइल्स फेंकने की बजाय हम ट्रेड करें, यह हमारा रीजन उठे। चाइना क्यों इस रीजन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है? आप देखिए, चाइना अफगानिस्तान को इकट्ठा कर रहा है, पाकिस्तान को इकट्ठे बिठा के बात करा रहा है, ईरान को इकट्ठा कर रहा है। उसको पता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे रीजन में तो पूरा रीजन तरक्की करेगा। इसको कहते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर थॉट। ये थॉट हमें चाहिए। ये मेरा आंसर है उस कमेंट के ऊपर, जो कमेंट मैंने रिसीव किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। मैं चाहता हूं कि पूरा रीजन तरक्की करे, आपकी तरक्की ऐसी तरक्की हो जिससे हम भी इस्तेफादा हासिल करें। अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, वी वुड ऑल्सो लाइक के हम सब। लेकिन ये तमाम चीजें तब होंगी जब हम अमन से एक दूसरे के साथ रहेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे। आप लोगों ने तो अपनी पार्लियामेंट देखें, एक्सट्रीमिज्म की आप एक इंतहा देखिए कि आप पार्लियामेंट में अखंड भारत बना के बैठे हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, भाई आप हमारे साथ जो है वो कंपीट नहीं कर सकते। और आपका माइंड अभी तक कहां पे है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारों को इकट्ठा करके आपने अखंड भारत बनाया हुआ है। आप इस माइंड से कहां तरक्की करेंगे? कितनी दूर जाएंगे? कितनी दूर जाएंगे? ये सस्टेनेबल प्रोग्रेस नहीं है आपकी। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने इस झटके में जो पहलगाम वाकया हुआ है, पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया? पाकिस्तान ने सिर्फ आपको यह बता दिया कि यू आर नॉट अ वर्ल्ड पावर एज यू थिंक दैट यू आर। आप सच सच बताएं, मैं इंडियन अवाम से मुखातिब हूं, क्या आप अभी भी वाकई समझते हैं कि आप एक वर्ल्ड पावर हैं? अगर आप वर्ल्ड पावर होते तो जिस तरीके से दुनिया ने रिएक्ट किया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बाय नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं मिली, आपको अपने डिप्लोमेटिक मिशंस लेके जाने पड़ रहे हैं। अब आपको जलन हो रही है पाकिस्तान और इंडिया को इकट्ठा क्यों क्रिएट किया गया? आपको सिर्फ अमेरिका ने ये चीज बताई है कि यार दिस इज वेयर यू स्टैंड। इससे पहले आपको जहां पे खड़ा करते रहे हैं, आपको बताते रहे हैं कि आप में इतनी पावर है, इतनी जान है, वो सिर्फ चाइना के खिलाफ आपको खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। अब उन्हें भी रियलाइज हो गया कि चाइना इज अ पावर टू रेकन। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर एक को पता है चाइना की पावर का। तो ये मेरा एक ब्रीफ आंसर था। I hope that I've done justice to the question in answering the way you wanted the question to be addressed and answered. तो जरूर मुझे अपना फीडबैक दीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। वीडियो लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। और लेकिन नॉर्मली मेरी वीडियोस 30 मिनट से मैं कम वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं तो बड़ी मुश्किल से 30 मिनट्स के ऊपर जाके रुकने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, लेकिन नॉर्मली यू नीड एटलीस्ट 30 मिनट्स टू कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें।